कक्षा 11 गद्य खंड की किताब हिंदी आरोह में कृष्णा सोबती जी का एक पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन। तो सबसे पहले कृष्णा सोबती जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म सन 1925 में गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, सन 1925 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हसमत, ये इनका शब्द चित्र संस्मरण है। इसमें से ही लिया गया है मियाँ नसीरुद्दीन वाला पाठ। प्रमुख इनको सम्मान मिले थे जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाह का सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले थे। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना, विशिष्ट लिखना, यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नया पाठ्यवर्ग बनाया है, नया पाठक वर्ग बनाया है। इनके कई उपन्यासों ने, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। संस्मरण जो इनका था, हम हसमत शीर्षक, उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने हम हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र जो हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, जो पाठ है कक्षा 11 में मियाँ नसीरुद्दीन, यह हम हसमत नामक संग्रह से ही लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का उन्होंने शब्द चित्र खींचा है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ऐसे व्यक्ति हैं जो खानदानी नानबाई हैं और पहले से ही रोटी पकाने का काम करते हैं। अब देखो पाठ में आते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। साहबों उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़कने में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ कि एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल में के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। लेखिका कह रही है कि हम ऐसे ही घूमने निकले थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे मियाँ नसीरुद्दीन रहते हैं। वो ऐसे ही घूमने के लिए निकली थी और हुआ ये कि उनको मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए तो एक निहायती मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते हुए देखा और रुक गए वहाँ पे। तो सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि ये तो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। तो उन्होंने देख लिया मियाँ नसीरुद्दीन को। तो मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए, क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले। तो मियाँ वहाँ बैठे हुए हैं। लेखिका ने अचानक सामने से देखा तो देखा कि अंदर मियाँ जी जो हैं चारपाई पर बैठे हुए हैं और बाहर उनके कामगार रोटी बना रहे हैं। लेखिका कहती है कि मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। उनके चेहरे को देख के ये पता चलता है कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और पूछा, फरमाइए। और पूछने लगे, बताइए। तो झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो लेखिका उनके पास जाती है और कहती है कि हम तो आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपना ग्राहक समझा, सोचा कि रोटियां खरीदने आए होंगे, रोटियां लेने आए होंगे। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। 5000 का मतलब 5000। 5000 अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। उन्होंने पूछा, कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों से
दूर रहते हैं, दोनों से नफरत करते हैं। मियाँ कहते हैं कि ये दोनों खोजियों की खुराफात है। वो अखबार पढ़ने वाले को भी व्यर्थ मानते हैं और अखबार बेचने वाले को भी, दोनों को ही वो व्यर्थ समझते हैं। मियाँ नसरुद्दीन जो हैं वो दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अर्थात जो व्यक्ति बैठ के अखबार पढ़ रहा है वो भी निठल्ला है, और जो अखबार लिखने का काम करता है वो भी दोनों निठल्ले हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, वो ये समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई, पूछते हैं उससे, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। प्रश्न उससे करते हैं कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। तो लेखिका कहती है, पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। उससे सवाल, यही पहला सवाल पूछ देती है पत्रकार होने के नाते। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर लिए, उनकी तरफ देखा, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। गौर से देखा उनकी तरफ और बोले, क्या पूछना चाह रहे हो। पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। वो कहते हैं कि मैं तो नानबाई हूँ, मैं रोटी बनाने का काम करता हूँ। क्या मैं अपना इल्म लेने के लिए, क्या मैं रोटी बनाना सीखने के लिए कहीं जाऊँगा, या कहीं से इसकी पढ़ाई होती है। क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। ये सब काम करने वाले कामगार हैं। तो कहता है कि क्या इन लोगों के पास जाने से यह काम सीखा जाता है। क्या मैं किसी टेलर के पास जाऊंगा, वो सिखाएगा मेरे को। अर्थात नानबाई का काम तो ये मैं पैदाइशी हूँ, बचपन से ही हमने ये काम सीखा है, हमारे नाना परदादा ये काम किया करते थे। तो मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि बाप दादा का हुनर था तो वहीं उनसे पाया, और वालिद माने पिताजी मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। तो कह रहा है कि जब पिताजी की, उनकी इंतकाल हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद जो एक काम धाम है उनके कंधे पर आ गया, और उनके ठिए पर यानी कि उनकी दुकान पर वो खुद बैठने लग गए। तो कहता है कि आपके वालिद। तो मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में से गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे ये चेहरा जिंदा हो गया। उनको अपने पिताजी की याद आ गई। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से जाने जाते थे। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। वो अपने दादा का, अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो तो हमें बताओ। पूछती है लिखिएगा कि आपको इन दोनों में से किसी की भी अगर कोई बात याद हो है तो हमें आप बता दीजिए। नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। तो मियाँ कहते हैं उनसे, लेखिका से, कि नसीहत का है कि काम तो करने से आता है, नसीहत देने से काम नहीं आता है। तो कहते हैं हाँ, वजह फरमाया, ठीक फरमाया आपने, पर यह तो बताइए कि जब आप भट्टी की ओर इशारा करते हैं, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका कहती है कि जब आप ये काम करने लगे थे तो वालिद तुम्हारे पिताजी ने कुछ तो कहा होगा। तो नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कस खींचे, बीड़ी पी रहे थे वो, फिर गला साफ किया और बड़े ही अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। उर्दू की प्राइमरी शिक्षा है, उर्दू सीखने की अवा कौफा हैं बे इत्यादि। तो बच्चा अलिफ कहता है, बे कहता है, जीम कहता है, जब टीचर उसका उस्ताद को सिखाता है। तो इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। तो समझे साहेब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी आप बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब का आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों। तो कहते हैं कि बच्चा उस्ताद के वहाँ सीखने जाता है और उस्ताद उसको मारता भी है, उसको सिखाता भी है, तो फिर जाके वो वहाँ पे सीखता है। शिक्षा तो ऐसी चीज़ है, ऐसे सिखाई जाती है, लेकिन जो ये नानबाई का काम है ये इस तरीके से नहीं सिखाया जाता। मीर साहब ने सिर हिलाया, जा रहे थे ऐसी गली में, उन्होंने आवाज़ दी थी मियाँ नसरुद्दीन साहब ने मीर साहब को। तो मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। तो आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कर रहे थे। फिर लेखिका से कहते हैं कि आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कर रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया
कि सुकरात हो, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा हो पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। तो हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। तो क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। तो लेखिका सोचती है कि हम नसीरुद्दीन से सवाल पूछेंगे और वो उन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन नसरुद्दीन ऐसे हैं, वो उन सवालों के जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ अधिकतर सवाल जो हैं लेखिका के ऊपर दाग दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये बात तो समझ के बाहर थी। तो इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे हुए दांतों से खिलखिला के हंस दे ना मियाँ नसरुद्दीन जो हैं खिलखिला के हंस देते हैं। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबों अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। तो कहते हैं मियाँ नसरुद्दीन हंसते हुए कहते हैं कि मतलब मेरा साफ न था, आप समझे नहीं मेरी बात को। अब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। हम बर्तन धोना न सीखते और हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। वो कहते हैं जिस तरीके से आप प्राइमरी की शिक्षा बच्चों को देते हो उसके बाद वह मजबूत बनता है, ठीक उसी प्रकार से हमने भी इसकी प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की है। हमें भट्टी जलाना सिखाया गया, हमने आटा गूँथना सीखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम नानबाई बने और अब 56 प्रकार की रोटियां वो बनाते हैं। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहने का मतलब साहिब है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि तालीम सबसे बड़ी चीज़ है, कि बच्चे को अगर तालीम सिखाई होगी तो वह बाद में उस काम को कर सकता है। अगर तालीम ही उसको सीखी नहीं होगी तो काम करने में असमर्थ है। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो क्या आज हम यहाँ बैठे होते। तो कह रहे हैं कि हमने अपने टाइम पे यहाँ पे एक छोटा सा खोमचा नहीं लगाया होता, क्या हम यहाँ बैठे रहते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। पूछती है लेखिका उनसे कि आपने तो कहा था कि ख़ानदानी नानबाई हो, तो क्या आपसे पहले भी यहाँ नानबाई थे। तो मियाँ ने घूरा, बहुतेरे थे पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुज़ुर्गों ने से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। बादशाह सलामत पूछते हैं कि आप कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ अपना। तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न तो आग से पक सके, जो आग से पके न पानी से बने। तो उनके पास ऐसा प्रश्न कर दिया बादशाह सलामत ने, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न आग से पके और न पानी से बने, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। लेखिका उनसे प्रश्न करती हैं कि क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। तो वो मियाँ नसरुद्दीन बताते हैं क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो कहते हैं हमने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह सलामत ने उसको खूब खाया और खूब उसकी सराहना करी। तो लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा कि वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। तो लेखिका कहती है वह पकवान क्या था हमें बताओ, कोई ना कोई वो खास चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है ही। नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, हम यह नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि न कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत यह भी गड़ी हो कि हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर भी पूरी उतरती है। तो मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह अच्छी भी सच्ची भी है। तो मियाँ नसरुद्दीन उसका जवाब देते नहीं हैं, तो कहते हैं कि बस यूँ समझ लीजिए कि नानबाई जो होगा वो कुएं में भी रोटी पका देगा, अर्थात वे बहुत ज़्यादा परफेक्ट इस काम में हैं, कुएं में भी रोटी बना सकते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी को पुकारा, कहा कि मियाँ रहमत इस वक्त किधर को। अरे वो लड़की जो थी रुमाली लेने के लिए नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए, किसी ने रुमाली रोटी मंगवाई होगी। तो कहते हैं कि ग्राहक हमारा आने वाला था वो नहीं आया। तो मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी कि मियाँ ने एक और बीड़ी जला दी तो सब कुछ फुर्ती पा गए। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले सकेंगे। अब उनको गुस्सा भी आता है उनके ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, के बार बार सवाल पूछते हैं। उसमें भी अब क्या देर। तो कहते हैं कि अब क्या है, बताओ जल्दी, अब क्या पूछना चाहते हो।
तो 70 के हो चुके हैं, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम को कूच किए 80, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। नसरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ, लेकिन हमारे पिताजी 80 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए थे। तो कहते हैं कि अब पता नहीं हमें इतनी मोहलत मिलती है नहीं मिलती है, आज हम कह नहीं सकते कि हम 80 साल तक जिएंगे। इस पर मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया और कहा कि अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। लेखिका प्रश्न करती है कि आपके बुज़ुर्गों ने जो शाही बावर्ची खाना है वहाँ पे काम किया होगा। लेखिका उनसे पूछती है कि आपके जो बुज़ुर्ग थे वो शासकों के वहाँ काम करते होंगे। तो इस पर क्या जवाब देते हैं वो? उन्होंने बड़े बेरुखी से टोका कि यह बात तो पहले हो चुकी है, अब दोबारा क्यों पूछ रहे हो आप बार बार। वो बड़े परेशान हो गए उनके सवालों से। कहते हैं कि ये बात पहले हो चुकी है, हो तो चुकी है साहिब, पर जानना तो यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग काम किया करते थे। ये फिर लेखिका सवाल करती है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग काम करते थे, हम ज़रा उसको जानना चाहते हैं, क्या आप हमें बताएंगे इस चीज़ के बारे में। सवाल पूछ पूछ के उन्होंने उनका दिमाग ख़राब कर दिया है। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, यह कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है। हम खिसियानी हंसी हंसी हैं तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। तो कहते हैं कि आपने इतना तो बता दिया, तो थोड़ा नाम भी बता देते तो हमें पता चल जाता। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। तो कहते हैं कि वक्त से मिलाने की बात तो आप करते हो, लेकिन आप किसको मिलाने की बात कर रहे हो, वो तो चले गए इस दुनिया से। कहते हैं कि समय को समय के साथ किसी ने मिलाया आज तक, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया आज तक। खैर पूछे जिसका नाम जानना चाहते हैं। पूछता है कि किसका नाम जानना चाहते हैं बताओ। तो दिल्ली के बादशाह का ही, उनका नाम कौन नहीं जाता जहाँ अपना बादशाह सलामत ही है ना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र। जी हाँ, बहादुर शाह जफ़र। तो मियाँ ने खींचकर कहा, फिर अलट पलट से वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम आपको, कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकवा भेजना है। डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता भी ज़रूरी है। अब इतना बता दिया था, इतने बताने के बावजूद भी लेखिका उनसे कहती है कि बहादुर शाह जफ़र। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती पूछ रही है, तो इससे वो चिढ़ जाते हैं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो, काम से निपटें। तो ये दोनों उनकी तरफ को देख रहे थे, लेखिका और उनका साथी। तो इससे वो परेशान हो गए। तो उन्होंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने कारीगर से बोले कि भट्टी सुलगा दो, रोटियां बनाएंगे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? पूछ लेती है लेखिका कि ये बब्बन मियाँ कौन है। मियाँ ने रुखाई जैसे फाँक ही काट दी अपने कारीगर, और कौन होंगे? उन्होंने कहा हमारे कारीगर हैं, और कौन हो सकता है। मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं। तो लेखिका के मन में सवाल आ गया कि आपके बच्चे भी होंगे, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजनून न छेड़ने का फैसला लिया। तो शायद वो समझ गई कि इनके शायद बच्चे बच्चे ना हों। उनका चेहरा बड़ा उदास हो गया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। तो नसरुद्दीन बोले, खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ इनको। कहते हैं कि मैं इनको मजदूरी भी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करते हो? प्रश्न फिर पूछती है कि ज़्यादातर आप कौन सी रोटियाँ यहाँ पे पकाते हो। मियाँ को अब इस मजमून से कोई दिलचस्पी वाकई न रही। फिर भी उससे छुटकारा पाने को बोले, अब परेशान हो गए थे इनसे, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते उनके ऊपर। फिर भी उसका जवाब उनको देना था कि उन्हें प्रश्न पूछा कि कौन सी रोटियां बनाते हो। तो उन्होंने रोटियों के नाम गिनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा बाकर खानी, सीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबानी, तुनकी, ये सब शाही रोटियां हैं। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, तुनकी रोटी है वगैरह की पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, हम आपको किसी दिन खिलाएंगे। तो अचानक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा, उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। तो मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकले और हज़म। तो कह रहे हैं कि वो टाइम चले गया जब लोग भोजन की कद्र करते थे,
हमारे यहाँ की रोटियों की कद्र करते थे, आज वो समय नहीं रहा। न तो वो लोग रहे और न खाना रहा और न खाना बनाने वाले रहे। तो ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं और नहीं, शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यह मियां नसरुद्दीन चैप्टर यहाँ पे